बैक टू इन लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम सबसे पहले भावी अध्यापकों को उनके शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, जिससे कि आने वाले शिक्षक दिवस में यानी जब शिक्षक दिवस आए 1 वर्ष बाद तो आप भी क्या हों कि आप भी गुरु बन गए हों। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। उस विघ्नहर्ता से प्रार्थना करते हैं कि अब 10 दिन तक कोई विघ्न ना आए और हम दमदार और धुआं तरीके से क्या करते हैं, पेपर को धुआं करने वाले प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। इस बार हमने सोचा कि बहुत सारी क्वेरी आती हैं आंसरों को लेके, तो इस बार जो मैंने इनका डिटेल रखा है क्वेश्चनों का, उसमें ही आंसर की भी साथ रखी है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे पेपर टाइम में या एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि ये सारी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, जिससे कि आप क्या करें कि उसमें आंसर की विद आंसर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि हाँ इसका आंसर ये सही नहीं, ये होना चाहिए, तो हम फिर गूगल और कुछ बुकों के अच्छे से कलेक्शन से हम पता करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर को धुआं करना है, तो हमारी दमदार क्या हो, बॉलिंग होनी चाहिए, तभी हमारे स्कोर बढ़ेंगे। तो चलिए, बच्चों के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, तो जो हमारी अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है 6 मंथ, यानी 6 मंथ का बच्चा जब हो जाता है तो उसके दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए जो रखा है मैंने वो इस तरह रखा है कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से, कि इसमें यहाँ पे क्या है, आंसर है, आपको विद आंसर मिल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर होती है कि आंसर में फिर भी कन्फ्यूजन है, तो वो आंसर हम फिर उसको क्या करेंगे, विद प्रूफ देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, दांतों के विकास की प्रक्रिया भी गर्भ आरंभ हो जाती है। ठीक है, गर्भ में ही क्या होती है, आरंभ हो जाती है। गर्भकाल के 5वें माह में दांतों की नींव पड़ जाती है, मसूड़े टाइट हो जाते हैं, अतः ये 6 महीने पर बच्चों में दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने रखा है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक ही टारगेट है हमारा, जो है वो है कि अगर जो प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं वो बस आपके क्या हो, स्कोर कर सकें, यानी आपके स्कोर में 4 चांद लगा सकें, उसको और अच्छा कर सकें आपकी तैयारी को, ना कि आपको कन्फ्यूजन दे सकें। तो इसलिए हमने इस बार आंसर की भी आपके साथ रखी है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर होती है तो फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम पर बता सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए आपके आगे है, लपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है। तो आपकी जो लपेट बुनाई है उसके लिए कैसी आवश्यकता होती है, ये पूछा जा रहा है। इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में टपकने ही वाले हैं, बिल्कुल समझिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ही ये क्वेश्चन है। तो तानों के रेशों का 1 सेट और बाने के रेशों का 2 सेट, याद रखना। जो लपेट होता है, लपेटना, तो यहाँ क्या होगा, ताने का पूछा जाता है बहुत सारे कि लपेट बुनाई में या किस बुनाई में ताने के रेशों का 1 सेट और बाने के रेशों का 2 सेट आता है, तो वो हमारी लपेट बुनाई, ठीक है, इस बुनाई में आता है। तो इसका डिटेल देखते हैं। वस्त्र निर्माण के ताने के धागों के साथ बाने के धागों को फंसाकर बुनाई की जाती है। ठीक है, ताने के धागे किस प्रकार बाने के धागे के साथ गुथे होते हैं, कितने बाने के धागे ताने के धागे के ऊपर से तथा कितने धागे नीचे से गुजरेंगे, इस आधार पर बुनाई का वर्गीकरण किया निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसका आधार पर क्या करता है, बुनाई का वर्गीकरण निश्चित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है, मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो हमारा वो है, चमक में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इंक्रेज इन द, जो है चमक में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, उसकी जो कपड़े की चमक होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मर्सराइजेशन क्या है आपका, तो ये एक परिसज्जा है द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर और कोमल और चिकना, क्या है, चमकदार एवं व्यक्ति युक्त बनाया जाता है। मर्सराइजिंग जो प्रक्रिया है वो क्या करती है, रेशे के फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी लंबाई सिकुड़ जाती है और वस्त्र क्या होता है, चौड़ाई में बढ़ जाते हैं। फलंत वस्त्र की मजबूती क्या हो जाती है, 25% तक बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, वस्त्र की मजबूती बढ़ जाती है और वस्त्र में जो फिनिशिंग यानी देखने में जो अच्छा लगने लगे उस तरह का हो जाता है मर्सराइजेशन
द्वारा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है यूनियन रंगाई से रंगने की विधि है, यानी जो यूनियन रंगाई है आपकी डाई है वो किसको रंगने की विधि है, तो वो हमारा है तंतु को रंगने की विधि है, यानी फाइबर को रंगने की विधि अगर कहें तो वो हमारी आपकी है यूनियन रंगाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है, तो ये है रंजक या डाई रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनके ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्र की रंगाई की जाती है। आपकी क्या है यूनियन रंगाई तंतु को रंगने की विधि है, तो जो तंतु होता है उसको जो रंगने की विधि कही जाती है वो हमारी यूनियन कही जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिस्टर तंतु इसमें घुलनशील है, तो पॉलिस्टर तंतु आपका किस में घुलनशील है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है हमारा मेटाक्रिसोल। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका पॉलिस्टर तंतु घुलनशील है। पूछा जाएगा कि आपका क्रिसोल क्या है, तो मेटाक्रिसोल क्या है आपका पॉलिस्टर तंतु के घुलनशील की प्रक्रिया। ठीक है, इस तरह से आप देखिए यहाँ पे पॉलिस्टर तंतु जो फाइबर है एक कृत्रिम बहुलक है जिनका मुख्य उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। पॉलिस्टर बहुलकों में पॉली यानी आपका है एथिलीन, टेरेफ्थेल और मुख्य बहुलक है जिसे आपको टेरिलीन और डेक्रोन और माइलर के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं ये आप याद रखना, टेरिलीन है, डेक्रोन है और आपका है माइलर के नाम से जानते हैं। पॉलिस्टर तंतु एम क्रिसाल में घुलनशील है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है, तो आपका पहला है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन और उपयुक्त सभी। ये क्या है प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का उपयोग किया जाता है, इसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, संगठन करना और मूल्यांकन करना आदि आते हैं। यानी नियोजन आता है, नियंत्रण आता है, संगठन आता है, मूल्यांकन आता है, आदि आते हैं। अतः इसे प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है कार्य सरलीकरण से? वो है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। क्या करना है? कार्य के अनुसार उपकरणों मशीनों का उपयोग करके कार्य को क्या है सरल बनाना है कार्य सरलीकरण का तात्पर्य। नेक्स्ट चलते हैं, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य कार्य को सरल तरीके से करना, कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे कि वे शीघ्रता से सुविधाजनक विधि से संपन्न हो सके। यानी कार्य को ऐसे करना कि वो शीघ्रता से और सुविधाजनक विधि से क्या हो संपन्न हो सके। ठीक है, आप देखिए किसी उत्पाद पर MRP से क्या तात्पर्य है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आप ये याद रखना GST। ठीक है, आपका GST यानी गुड सर्विस टैक्स याद रखिएगा। GST का क्या है? गुड सर्विस टैक्स। ऐसा करेंगे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, अगर आप यस बोलेंगे तो कोई GST को कौन से आर्टिकल से लागू किया गया तथा कौन से आर्टिकल से GST क्या हुई, संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल हमें संशोधित करना पड़ा जिससे GST वो ही। ठीक है, तो यानी GST कब आई, कौन सी सन में आई और क्या है GST, मतलब उससे थोड़ा GST से ही रिलेटेड टॉपिक अगर आप यस कहेंगे तो ये क्या है। अगर बात करें किसकी, यहाँ पे बात हो रही है हमारी MRP की। ये तो GST याद आ गया था तो इसलिए, क्योंकि MRP बहुत पुराना हो चुका है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मगर हम फिर भी इसे देखेंगे क्योंकि रिपीटेड ही क्वेश्चनों का ज़्यादा आने की संभावना रहती है। आपको बता दें कि ये पेपर यूपी में नहीं छप रहा है आपका। ठीक है, प्रिंट होने के लिए दूसरे राज्य गया है, तो अमूमन दूसरे राज्य गया है तो दूसरे राज्य वाले इतनी मशक्क़त या मेहनत नहीं करेंगे। पहले तो अपने ही राज्य वाले नहीं करते तो दूसरे वाले भी इतना नहीं करेंगे, तो अमूमन आप बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर 10 दिन तक गोविंद ने चाहा यानी बाके बिहारी की मेहरबानी रही तो आप पेपर को धुआं कर देंगे। इसमें कोई भी शंका या फिर आशंका नहीं है किसी भी तरह की, कि डाउट नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, तो अधिकतम फुटकर मूल्य होते हैं, हमने कहा कहते हैं। तो मैक्सिमम प्राइस क्या लिखा है इस पर, यानी 12 रुपये, तो हम उसे कभी 13 नहीं देते, 12 तो ले सकता है वो, तो यानी हम 10 देने की कोशिश करते हैं, पर कुछ दुकानदार 13 लेना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, नहीं 12 लिख रहा है 12 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका इसका एक्सप्लेन देखिए, किसी उत्पाद पर MRP से तात्पर्य है क्या है कि उसकी अधिकतम फुटकर मूल्य से। ठीक है, उसकी क्या है अधिकतम फुटकर मूल्य से।
नेक्स्ट चलते हैं, मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए। तो जो मधुमेह के रोगी हैं उनको बता दें आपको क्या देते हैं, उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन देते हैं। ठीक है, हाई कैलोरी इसलिए दी जाती है क्योंकि उनके क्या हो, वीकनेस ना आए, और लो प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मधुमेह जिसे आपको क्या बोलते हैं आप, चीनिया पेशाब। ठीक है, चीनिया पेशाब यानी चीनिया से चीन नहीं, चीनी यानी आपके क्या होता है, इसमें ग्लूकोज आता है पेशाब में, क्या होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट की एक और पहचान है जो चीनिया पेशाब वाला है, और जब वो टॉयलेट जाता है तो उसके टॉयलेट पर हज़ारों चींटे लग जाते हैं अगर पानी ना डाले। तो क्या होता है कि उसके पेशाब में क्या आ जाती है, मिठास आ जाती है, वही होता है चीनिया पेशाब। ठीक है, यह डायबिटीज़ आपका है मेलेटियस भी कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ कहते हैं, आपके मेलेटियस कहते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोहाइड्रेट का आपका क्या होता है, उपापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। यानी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या नहीं हो पाता है, ठीक प्रकार से उपापचय नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो वो हमारा प्रसार शिक्षा का एक ही सिद्धांत रहता है, वो रहता है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, याद रखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये कौन कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है। याद रखना क्योंकि हमें छोटे बच्चों के बारे में भी पढ़ना है, तो हो सकता है उनसे रिलेटेड शिक्षा से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो जो आपका एनसीएफ 2005 जो कहता है वो कहता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी हमें क्या करना है, बच्चे को करके सिखाना। जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी उसका पाठ्यक्रम में, जो भी उसके पाठ्यक्रम में जो आपका कंटेंट दिया है, यानी जितनी भी यूनिटें दी हैं उन्हें कैसे उसे याद करानी है, वो है लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा। किसी भी तरह रटवानी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। ठीक है ना। और किसने मतलब शिक्षा को मतलब क्या है मेरे वो है वो था आपका, चलो, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, वो वाली कोटेशन भी बता देंगे आपको, अभी थोड़ा माइंड से स्लिप हो रही है। बहुत अच्छी कोटेशन है, हो सकता है आ जाए। तो आपकी है छोटे बच्चों की शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, तो आप किसी को याद आ रही हो तो डाल दीजिएगा, और वैसे रखा रहता बिल्कुल टंग पे, अभी याद नहीं आ रहा तो बस आप याद रखिए। 2005 ने भी एनसीएफ 2005 ने कहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसने कहा है कि हमें बच्चों का पाठ्यक्रम उसके ही आसपास के वातावरण से जोड़कर तथा लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सिखाना है। ठीक है, यही हमारी प्रसार शिक्षा का भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना। ठीक है, ये देखिए, प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द, एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द आपका जो एक्सटेंशन शब्द है वो लैटिन भाषा की आपकी है टेंसियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खींचना अथवा फैलाना। यही करते हैं इसमें, प्रसार माने फैलाना। ठीक है, प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्या का समाधान करने की शिक्षा है। यानी जहाँ पे उसकी डायरेक्ट हेल्प नहीं करते, पर इनडायरेक्ट हम उसे ऐसा बना देते कि वो अपनी हेल्प अपने आप कर सके। यानी जिसका उद्देश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्या का समाधान करना है, यह होता है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो वो कब हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो वो था हमारा 2 अक्टूबर 1900 आपका जो 2 अक्टूबर क्या है 1952 यानी 1952 में। जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर गांधी जी की वजह से हुआ, याद रखिएगा। और अगर बात करें 92 की, तो आपकी 91 में क्या आई, प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए 1991 में क्या हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आई है, प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास की योजना को गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। करके के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया, जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं। तो ठीक है, जिसमें शटल क्या हो, नीचे से गुजर सके, तो उसे कहते हैं आपका सेटिंग। ठीक है, याद रखना, उसे क्या बोलते हैं आपका सेटिंग बोलते हैं, जिसमें शटल नीचे से गुजर सके। सेटिंग बुनाई की इस प्रक्रिया में हार्नेस ताने के उस धागे को ऊपर उठाता, जिसके नीचे वस्त्र को गुजारना है। ताने के धागों को उठाने से एक सेप बन जाती है। इससे बाने के धागा शटल द्वारा दाहिनी तरफ से बाईं तरफ डाला जाता है। ये क्वेश्चन एक बन चुका है कि ताने का धागा शटल द्वारा दाहिनी तरफ से क्या होता है, बाईं तरफ डाला जाता है। पूछा भी जाता है कि शटल एक ऐसे बनाता क्वेश्चन
आ रहा है दिमाग में कि ऐसे बना था कि शटल द्वारा धागा कौन सी तरफ से डाला जाता है, तो वो है दाहिनी तरफ से बाईं तरफ डाला जाता है। इसका आप याद रखिएगा, दाहिनी तरफ से क्या होता है, बाईं तरफ डाला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निर्णय प्रक्रिया के साधन है। निर्णय प्रक्रिया आपके में टॉपिक है तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। संसाधन, निर्णय प्रक्रिया, ज्ञान एवं कुशलता यानी उपयुक्त सभी क्या है, निर्णय प्रक्रिया के साधन है। आपके रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपका नॉलेज एंड स्किल्स यानी ऑल द एबव, यानी आपके सारे जो आंसर है वो ही इसमें सही है। सभी संभावित विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी हमें क्या करना, श्रेष्ठ को चुनना है। निर्णय प्रक्रिया के निम्न साधन है, तो हमारा पहला है संसाधन, दूसरा है निर्णय प्रक्रिया, तीसरा है ज्ञान, चौथा है कुशलता आदि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इसने पूछा है, याद रखना क्या पूछा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हमारी आपकी है पिट्यूटरी। ठीक है, वही हमारी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी। यहाँ देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि होती है, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग कितना होता है आपका 0.5 से 1.0 ग्राम तथा व्यास की बात करें तो 1 से 1.5 सेमी होता है। इसे हाइपोफाइसिस या सेरिब्राइड भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस या फिर आपका सेरिब्राइड भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। किससे जानी जाती है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। इसके जो वो हैं हार्मोन्स, वो क्या करते हैं, अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनका नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है क्वेश्चन देखिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी कौन सी है, दूसरी। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित भी होता है, क्षारीय भी होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो वो हमारा कौन है, वो हमारा है अग्नाशय के, वो कौन है हमारा, अग्नाशय। नेक्स्ट चलते हैं, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यानी क्या है, अग्नाशय क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे पहली कौन सी है, तो वो हमारे यकृत, याद रखिएगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशय ही रस स्रावित होता है, जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस किसके रस को कहा जाता है, तो वो हमारा अग्नाशय। नेक्स्ट चलते हैं, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा होता है कवक। मशरूम क्या होता है, हमारा कवक होता है। हम जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। तो मशरूम जो है एक कवक है, यानी फंगी है, फंगी होता है, जिसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कपास का प्रमुख घटक है, तो आपका जो कपास है उसका जो प्रमुख घटक है वो हमारा है सेलुलोस। मैंने कहा था प्राकृतिक जो तंतु हैं उनके सबके संगठक कौन कौन से हैं, सेलुलोस से हैं। इस तरह से याद रखिएगा। जो जानतव्य हैं वो किस में मिलते हैं, वो प्रोटीन उनके प्रमुख घटक हैं। ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कपास की आपकी सामने कपास की क्या है, रासायनिक संगठन की रचना है, क्या क्या होता है। अगर बात करें सेलुलोज की, तो यहाँ इसमें जो होता है वो रहता है 91.00%। अगर बात करें जल की इसमें, तो जल रहता है आपका 7.85%। आपके प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो वो हमारा रहता है 0.55%। बसीय तत्व की बात करें तो वो हमारा रहता है 0.40%। खनिज लवण की बात करें तो वो हमारा रहता है 0.20%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पपीते में पीले रंग का कारण है, तो आपका जो पपीता है उसमें पीले रंग का कारण पूछा गया है। तो हमारा जो पपीता होता है उसमें पीले रंग का कारण जो होता है वो हमारा होता है आपका है कैरिका जैंथिन। ठीक है, पीले रंग का कारण कौन है, आपका है राइट आंसर इसमें सी, यानी कि आपका है कैरिका जैंथिन।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका डिटेल। पपीते का बना आपका वानस्पतिक नाम कैरका पपाया है, इसलिए कैरका जैंथिन कहते हैं। ठीक है, क्या है इसका नाम? कैरका पपाया है। इसमें एक कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो कैरोटीन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का आपका क्या है, प्रीकर्सर होता है। ठीक है, विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है? वो हमारा है कैरोटीन। ठीक है, इसमें उपस्थित पपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित आपका कैरका जैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। तो जो कैरका जैंथिन वर्णक है उसी के कारण क्या हो जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है। ये विटामिन ए का क्या है, प्रीकर्सर है, याद रखिएगा कौन, कैरोटीन। नेक्स्ट चलते हैं, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो आपका टा से टमाटर है, लाल रंग का कारण पूछ रहा है, तो लाल से क्या होगा हमारा, लाइकोपिन। ठीक है, तो लाइकोपिन क्या है, टमाटर के लाल होने का कारण है। लाल टमाटर लाइकोपिन। ठीक है, तो टमाटर के लाल होने का कारण है लाइकोपिन, इसका कारण है। यह देखिए, लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। जो टमाटर उसके लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो हमारा है आपका है लाइकोपिन। वो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, लाल रंग लाइकोपिन, इस तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेब के फल में लाली का कारण क्या है। तो जो हमारा सेब है वो कैसा है, किसके कारण लाल होता है, ये पूछा जा रहा। लाली का कारण क्या है, तो सेब की स्पेलिंग होती है ए से, यानी एप्पल। ठीक है, तो आपकी ए से होती है यहाँ पे सेब की स्पेलिंग। तो आपका यहाँ पे ए कौन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपका एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन ही क्या है, सेब के लाल होने का कारण है। ठीक है, ए से सेब, ए से एंथोसाइनिन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, सेब के फल में लाली का कारण आपका एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है, लाल नारंगी रंग के वर्णक। इसको ध्यान से सुनिएगा, लाल नारंगी रंग के वर्णक क्या है आपको, कैरोटीन। कैरोटीन क्या है, गाजर में है। ठीक है, गाजर के रंग का कौन जिम्मेदार है, कैरोटीन। कैरोटीन अभी हमें किसने पढ़ा था, को कैरोटीन का है, तो वो हमारा पपीता था। जो कैरोटीन का अच्छा क्या है, प्री कैरोटीन क्या है, विटामिन ए का क्या थी, प्री सर्कट थी, याद रखना। अब बात करते हैं टमाटर की। तो टमाटर का कौन है, लाइकोपिन है, लाइकोपिन वर्णक है। पीले रंग के वर्णक की बात करें तो जैसे आपका है जेंथोफिल, हल्दी में है। हल्दी में कौन है हमारा, जेंथोफिल। तथा चुकंदर में कौन है हमारा, चुकंदर का याद रखना, वो हमारा विटानिन। ठीक है, चुकंदर का क्या है, विटानिन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो मानव ने निर्मित किया है लेकिन प्रकृति में नहीं है, वो हमारा आपका है ट्रिटिकेल। ठीक है, जो हमारा सी आंसर है वो बिल्कुल सही है, ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट देखिए इसका, आपका है ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज है, धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया था। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूँ यानी आपका है ट्रिटिकम तथा राई यानी सिकेल को परस्पर आपका है संकरण करा के तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा, जो गेहूं है उसका मादा तथा राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। गेहूं का क्या है, मादा है, तथा राई का क्या है, नर भाग का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन और आपका है स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो मूलतः क्या है, इसका नाम अनाज स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। जो पशु होते हैं उनके चारे के लिए इसे उगाया जाता है। इसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि किसकी रोटियां नहीं अच्छी बनती हैं या किसकी आटे की रोटियां नहीं बनाई जा सकती हैं, तो वो हमारा क्रिटिकल। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने से उत्पाद नहीं होता, यानी पौधे के तने से नहीं होता है। तो आपको बता दें, सन होता है, पटसन होता है जिसको हेम्प बोलते हैं, जूट होता है, लेकिन कपास क्या होता है, तने से नहीं बनता है। देखिए, सन, पटसन यानी हेम्प, याद रखना। पटसन को हिंदी में हेम्प है, हेम्प। वो पटसन की क्या है, हेम्प।
हेम्प भी लिखी आ जाती है इस तरह से, याद रखिएगा। तो हेम्प या पटसन बात एक ही है। तथा जूट के तानों की रेटिंग से आपका क्या होता है, रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी क्या होता है, रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ी जिसे लिट रेशा तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। कौन सा, पहला लिट रेशा, दूसरा आपका है फज रेशा कहते हैं। लिट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शहतूश का फल है। तो आपको पता है कि शहतूश का क्या है, आपका है सोरेसिस। आपको पता है कि जो शहतूश के पेड़ पर जो कीड़ा रहता है रेशम वाला, वो अपने मुंह से क्या निकालता है, ये हमने उसमें डाला था। तो आपका सेरोसिस नाम का एक गम निकालता है। वही गम क्या होता है, ऐसे से उसके गोले जो धागे होते हैं उनमें चिपका होता है, चिपचिपा होता है। तो शहतूश का फल आपका है सेरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। आपका है अनानास तथा कटहल का फल भी सेरोसिस कहलाता है। 2 चीज़ और यहाँ क्लियर हुई कि आपका जो अनानास है और आपका कटहल है वो भी सेरोसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, यानी किस चरण में क्या हो जाता है, वो अपने बेचने योग्य हो जाता है या वो खरीदने योग्य हो जाता है। तो वो हमारा है पीपा। ठीक है, अगर हिंदी ना समझ में आए तो याद रखना प्यूपा प्यूपा प्यूपा। ठीक है, ऐसे करके आ जाता है प्यूपा। ठीक है, प्यूपा प्यूपा प्यूपा, भूलना मत। कोशित आपका है कोशित या फिर प्यूपा, प्यूपा याद रखना। ठीक है, कुछ भी भूल जाओ प्यूपा याद रखना। इधर हिंदी कुछ भी आई हो आप इंग्लिश के वर्जन में जाके देख लेना प्यूपा। ठीक है, प्यूपा अवस्था में क्या हो जाता है, वो वाणिज्यिक तंतु हो जाता है, कॉमर्शियल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका रेशम का कीड़ा कोशित यानी प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा का बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से क्या करता है, घोल को और आपका है काया तैयार करता है। कोया क्या है, तैयार करता है, जिसे आपको कोकून बोलते हैं, तैयार करता है, जिसमें रेशम सेल की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो जो सब्जी है उसके लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन कहलाता है आपका ऑलरी कल्चर। ठीक है, आ से आलू, आलू किस लिए काम आते हैं, सब्जी के लिए। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो हमारा है जो अध्ययन कहलाता है वो हमारा है ऑलरी कल्चर। नेक्स्ट चलते हैं। ऑलरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। आपका है आपका जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से है, वो हमारा वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। जा से क्या हुई, जड़ें, और जोड़ें कहाँ कमज़ोर हो जाते हैं, वृद्धावस्था में जोड़ें काम नहीं करते। इस तरह आप याद रखना। जेरोंटोलॉजी किसका अध्ययन है, वृद्धावस्था का अध्ययन है। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग की युवा अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या आपका जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है, वो हमारा वृद्धावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका अब लिथोट्रिप्सी क्या है, तो लिथोट्रिप्सी क्या है ये आपको बताना है। तो लिथोट्रिप्सी क्या है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारी गुर्दे की फतरी, जो हमारा गुर्दा है उसकी जो फतरी है, तो ये क्या है, ये हमारी गुर्दे की जो फतरी है, पथरी किरणों द्वारा तोड़ना है। ठीक है, गुर्दे में जो हमारे पथरी आ जाती हैं उनको क्या है, किरणों द्वारा तोड़ना ही क्या है, लिथोट्रिप्सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय याद रखना, गुर्दे हो गया, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि से स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको बता दें कि ये वीडियो आपको मतलब हेल्पफुल रहेंगे
ये आप बिल्कुल चलिए, क्योंकि अगर विघ्न हर्ताने कोई विघ्न नहीं आए तो ये जानिए कि हम 10 दिन में क्या करेंगे कि जो हमने पीछे छूट गया, यानी 3 दिन हमारे जो 2 दिन बहुत ख़राब गए, जिस दिन हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो सारा कवर हो जाएगा। यानी शेर बनिए, सिंहासन की चिंता ना करें, आप जहाँ होंगे वहाँ सिंहासन होगा। जिस तरह शेर 2 कदम पीछे लेता है ऊंची उछाल मारने को, सेम उसी तरह आप करिएगा कि 2 दिन का जो आपका नुकसान हुआ है उसको क्या करें, आप प्रॉफिट में बदल दें। यानी 2 दिन हमने जो नहीं पढ़ा वो हम इतने ज़्यादा पढ़ें कि वो 2 दिन भी हमारे कवर हो जाएं। तो यानी क्या करना है, एक और कोटेशन याद रखिए क्या है, क्योंकि ये आपको क्या करेगी, आपके ड्रीम की तरफ, आपके लक्ष्य की तरफ आपको भेजेगी। ठीक है, शेर की तरह रखिए कि 2 कदम पीछे लिए हैं तो 4 कदम आप आगे बढ़कर उछाल मारेंगे। तो हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे और एग्ज़ाम की क्या करेंगे, इस बार कमर तोड़ देंगे, यानी हम धुआं कर देंगे। तो क्योंकि क्या है कि हाँ, प्रॉब्लमों का आना लाइफ इच पार्ट है, और क्या करना उनसे न उनको हटा देना क्या है, लाइफ ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ है, या कुछ भी समझ लिए जो कुछ है। मतलब 2 दिन हमारा जो लॉस गया उसे हम क्या करना है, प्रॉफिट में बदल देना है। यानी उसको हमें क्या करना है, इस तरह के कंटेंट में रखना है कि वो कंटेंट हमारे सीधे एग्ज़ाम में आ जाए, या सीधे हमारे एग्ज़ाम में पहुंच जाए, या एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद कर दे। ठीक है, तो यानी फंसने वाले क्वेश्चनों को हमें रखना है। तो जय हिंद, जय भारत। बस एक ही टारगेट के साथ जुड़िएगा, वो है हमारा 100+। ठीक है, 2 दिन हमारे बहुत बेकार गए तो वो दिन याद भी ना करके हम क्या करेंगे कि केवल और क्या याद रखेंगे, वो हमारा 100+। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अगले फिर नई टॉपिक के साथ, यानी कुछ इसी तरह के। आपको ये कैसा लगा, यानी आपके साथ यहाँ पे देखिए कि हमने आंसर भी रखा है डिटेल के साथ, तो ये आपको किस तरह का लगा, क्योंकि आपको सुविधा हो, हमने इस तरह के प्रैक्टिस सेट को इस बार सोचा है करने को। तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट में अब तो नहीं कोई दिक्कत होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बता दीजिएगा। तो ये रहेगा कि आने वाला प्रैक्टिस सेट भी फिर इसी तरह का आएगा या फिर और तरह का, जब आप नहीं बताएंगे तो इसी तरह का फिर आने की उम्मीद रहेगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, बस एक ही चीज़ का ध्यान और रखिएगा उसके साथ, 100+ का। और बस हमारे 10 दिन तक कोई भी रणनीति किसी भी तरह की क्या हो विफल ना हो, बस इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।